अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर 2021 को नेशनल कमांड अथॉरिटी की कंफर्मेशन से पाकिस्तान ने इम्प्रूव बाबर 1B क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। ISPR की जानिब से बाबर क्रूज़ मिसाइल 1B में एडिशनल 200 किलोमीटर की रेंज का इजाफा हुआ है, तो 700 किलोमीटर के आसपास की ओरिजिनल रेंज से, जो कि 2018 में इसकी अनाउंस की गई थी। बाबर 1B जो है अब तकरीबन 900 किलोमीटर की रेडियस में टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में से मिसाइल की रेंज जो है उसमें इजाफा ही नहीं किया गया है। इस टेस्ट के अंदर मिसाइल के डिज़ाइन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वैलिडेशन भी की गई है और मुख्तलिफ एस्पेक्ट में मजीद अपग्रेड शामिल की गई हैं। इन अपग्रेड्स में जो है एडवांस नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग, इम्प्रूव स्टेल्थ एस्पेक्ट्स के लिए जो कि बाबर क्रूज मिसाइल का ट्रेडमार्क बन चुकी है, प्लस इम्प्रूव रेंज में मुख्तलिफ सिनेरियोज में मैन्यूवर या कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर को परफॉर्म करने में जो मदद मिल सकती है, इन तमाम चीज़ों की टेस्टिंग इसके अंदर की गई है। कॉम्प्लेक्स मैनूवर से जो है टाइम लिंगरिंग का पहलू ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, तो ओवरऑल एक इम्प्रूव बाबर 1B अब पाकिस्तान आर्मी के आर्सेनल में मौजूद है। अब बाबर मिसाइल के बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं, 4 अगर आप हर बार डिफेंस सिस्टम को भी शामिल कर लें, लेकिन ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट्स में 3 बाबर के वेरिएंट्स मौजूद हैं। बाबर 1 जिसमें फर्दर एक्सटेंशन में बाबर 1A और अब बाबर 1B शामिल हैं, और बाबर 1B मिसाइल जो है मौजूदा वक्त में तमाम बाबर क्रूज मिसाइल के वेरिएंट्स में सबसे बड़ी रेंज का मिसाइल है। बाबर 2 क्रूज मिसाइल जो कि बाबर 1 का एक मॉडिफाइड और उस वक्त का सबसे बड़ी रेंज का क्रूज मिसाइल वेरिएंट था, जो कि 750 किलोमीटर का मिसाइल था, जिसमें चंद डिज़ाइन चेंजेस और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट्स की गई थी। और लास्टली बाबर 3 क्रूज मिसाइल जो कि SLCM है, यानी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, जो कि 450 किलोमीटर की रेंज का क्रूज मिसाइल है और जिससे पाकिस्तान जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सलाहियत रखता है। और रशियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इंडिया को S-400 डिफेंस सिस्टम्स की पहली बैटरी डिलीवर कर दी गई है और इंडिया की जानिब से इसे डिप्लॉय भी किया जा रहा है या इसको डिप्लॉय किया जा चुका है। तकरीबन दिसंबर के शुरू में जो है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने इस चीज़ का इशारा दिया था कि इंडिया को जो है बैटरीज़ की डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहली बैटरी और पहली 3 बैटरीज को जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के अगेंस्ट डिप्लॉय किया जाएगा। पहली बैटरी को अराउंड पंजाब के सेक्टर के पास डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां पे ऑफिशियल क्लेम्स के मुताबिक ये पार्शली पाकिस्तान और पार्शली चाइना की एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने में इस्तेमाल होगा। जस्ट अ रिमाइंडर कि इंडिया की जानिब से 5 S-400 की बैटरीज खरीदी जा रही हैं और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बैटरीज जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर को काउंटर करने में और 2 बैटरीज जो हैं चाइना के बॉर्डर को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें से एक बैटरी जो है वो अराउंड चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास हो सकती है। तो पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो तकरीबन 4 बैटरीज जो हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। S-400 के इंडियन पोजीशन से 2 अहम एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें S-400 डिफेंस सिस्टम एज एन ओवरऑल सिस्टम के तौर पे इस चीज़ के बहुत मुमकिन चांसेस हैं कि इंडिया की जानिब से S-400 का टोन डाउन वर्जन ख़रीदा जा रहा है, जिसकी रेडार की रेंज में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसको ऑब्वियसली किसी तौर पे लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि S-400 ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन कैरी करता है और इसको किसी किस्म से भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। सेकेंड, ऑब्वियसली इसके साथ जो सैंक्शंस, काटसा की सैंक्शंस आयद की जा सकती हैं, टर्की पे S-400 की परचेज़ की वजह से ये आयद की गई हुई हैं, तो ऐसा ऑन प्रिंसिपल जो है इंडिया पे भी ये सेम रिस्ट्रिक्शंस आयद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडिया की एफर्ट्स की बजाय USA की चाइना के साथ जो जियोपॉलिटिकल स्कर्मिशेस चल रही हैं या जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, उनकी वजह से जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि इंडिया पे पाबंदियां आयद शायद ना हो। इस चीज़ के बावजूद भी कि टर्की पे पाबंदियां आयद हो गई हैं, टर्की को साथ रखने से इससे नेटो को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इंडिया जो है ऑफिशियली इस वक्त किसी के साथ किसी किस्म के ऑफिशियल डिस्प्यूट में भी शामिल नहीं है और किसी किस्म के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस में भी US का साथी नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए 2021 में क्रूशल एक्ट को पास करवाया गया था,
जिससे जो है क्वाड के मेंबर्स यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ममालिक को जो है काटसा के सैंक्शन से 10 साल की वेवर दी जा सकती है। सो ये एक लेवरेज है जो कि क्लियरली तौर पे देखा जा सकता है कि सिर्फ इंडिया के लिए ही इस वक्त तैयारी में लाया गया है। सो इंटरेस्टिंग होगा कि वाशिंगटन जो है इस वक्त इंडिया को किस किस्म की एश्योरिटीज दे रहा है और आगे चल के इसके क्या नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की जानब से बनाए जा रहे टेम्पेस्ट फ्यूचर 6th जनरेशन फायर जेट में नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और अब यूके और जापान की जानब से अनाउंस किया गया है कि इन दोनों ममालिक की जानब से जॉइंटली टेम्पेस्ट फायर जेट प्रोग्राम का इंजन डेमोस्ट्रेटर तैयार किया जाएगा। यूके और जापान की जानब से अपने अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी प्लान्स में मौजूद हैं। यूके का ऑब्वियसली टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम और जापान की जानब से उनका FX प्रोग्राम जो कि शिनशिन X2 प्रोग्राम का एडवांस वेरिएंट या उसी की फर्दर अडेप्टेशन है जो कि वो अपने F2 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने में इस्तेमाल करेंगे। तो उनके इंजन्स के लिए जो है ये जॉइंट कोलैबोरेशन बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। एज अ रिजल्ट ये इंजन की तैयारी दोनों के लिए एक विन विन कंडीशन होने वाली है। हाउएवर ये जॉइंट कोऑपरेशन जो है सिर्फ इंजन डेमोस्ट्रेटर तक ही महदूद नहीं होने वाली। यूके और जापान की जानब से साइन किए गए MOU के तहत दोनों ममालिक की जानब से जॉइंट टेक्नोलॉजीज की तैयारी भी की जा सकती है। यूके की जानब से रोल्स रॉयस इस कॉपरेशन में शराकत दारी करेगी जबकि जापान की जानब से मित्सुबिशी इसमें मौजूद होगी। इनिशियल रिपोर्ट्स में यूके की जानब से टोटल 200 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट किए जाएंगे और इनिशियली 30 मिलियन पाउंड्स जो हैं इसकी प्लानिंग, डिजिटल डिज़ाइन और इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट की टेक्निक्स में इस्तेमाल होंगे, जबकि ओवरऑल अगले 4 सालों में जो है ऑलमोस्ट 2 बिलियन पाउंड्स जो हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एज अ होल प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कुछ दिन पहले भी सामने आई थी जब यूके की जानब से स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की जानब से जो 6th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी की जा रही है उसमें शिरकत करने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया गया है। सो इट सीम्स लाइक कि यूके के अपने प्लान जो है वो बहुत ही यूनिडायरेक्शनल हैं और इसके साथ जो है वो जापान के साथ कोऑपरेशन करके एक नई डायरेक्शन में अपनी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूरेशियन टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें पाकिस्तान, आज़रबाईजान और टर्की की जानब से जॉइंटली नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी की पॉसिबिलिटी जाहिर की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक टर्की सीरियसली इस हवाले से टर्की और आज़रबाईजान के साथ एक पैक्ट को साइन करने के हवाले से या एक पैक्ट की तैयारी पे गौर दे रहा है। इस चीज़ का बैकग्राउंड जो है टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन की स्टेटमेंट से भी जा मिलता है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने CNN टर्क को बताया था कि हम पाकिस्तान और आज़रबाईजान के साथ इस हवाले से मुमकिन कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि इस जानिब हमारी कोशिशें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं। ऑब्वियसली इस प्लान के अराउंड TFX रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद जो है बहुत से जेनेरिक मिलिट्री हार्डवेयर पार्ट्स की तैयारी हो सकती है जो दोनों फाइटर जेट्स में यानी टर्की के TFX और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑब्वियसली A2A मिसाइल, रेडार और सेंसर्स की तैयारी भी आ सकती है और इसका एक मकसद जो है टर्की की जानब से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की एक्सेस हासिल करना भी हो सकता है। यूरेशियन टाइम्स है शायद सबसे ज़्यादा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स में से ना हो, लेकिन उनकी न्यूज़ में टर्की के सदर, टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और चंद बहुत अहम सीनियर मिलिट्री डेलीगेट्स की प्रीवियसली मीटिंग जो है उसका वज़न मौजूद है। बट अहम चीज़ तभी होगी जब वाकई इस पे तीनों ममालिक की जानब से किसी किस्म का पैक्ट साइन किया जा सके और तब इसके हवाले से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट और प्रॉस्परस देखने को मिल सकते हैं।